आपको अब पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट इज इफ एनी वन रो और एनी वन कॉलम of the determinant is equal to 0, then we no need to open the determinant. The value of the determinant will be equal to what? 0. अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम 0 के इक्वल हो गया तो आपको उस डिटर्मिनेंट को ओपन करने की जरूरत नहीं है। The value of that determinant will automatically equal to 0. Now the second property is, suppose the determinant of A or the determinant of A transpose is equal to equal, means आप A का डिटर्मिनेंट निकालो या फिर A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो, दोनों की दोनों वैल्यूज क्या होंगी? सेम होंगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने डिटर्मिनेंट A लिखा 1 2 3 एंड 4 और यहाँ पर मैंने A ट्रांसपोज किया तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? 1 3 2 एंड 4। मैंने डिटर्मिनेंट A निकाला तो ये आ जाएगा 4 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू -2। डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज निकाल के देखो आप, दैट इज आल्सो इक्वल टू 4 माइनस 6 दैट इज आल्सो इक्वल टू -2। मतलब अगर आप A का डिटर्मिनेंट निकालो या फिर A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो तो दोनों की वैल्यू आपकी सेम आएगी। देखो मैंने ये वेरीफाई करके भी आपको बता दिया कि A का डिटर्मिनेंट और A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों सेम आएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इन अ डिटर्मिनेंट if any two rows or any two columns are identical, in that case also the value of the determinant is equal to 0. Suppose the determinant is A1 B1 C1 and second row is also A1 B1 C1, this is A2 B2 and C2, तो यहाँ दो रो सेम हो गई तो आपको इस डिटर्मिनेंट को ओपन करने की जरूरत नहीं है। बिना ओपन करे ही आप कह सकते हो कि द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल अगर मेरा यहाँ है 1 2 3, यहाँ भी है 1 2 3, यहाँ हो गया 4 5 and 6, so there is no need to open this determinant. The two rows are identical, so I can say that the value of the determinant is equal to 0. अगर किसी डिटर्मिनेंट में दो रोज या फिर दो कॉलम आइडेंटिकल आ गए then in that case the value of the determinant is equal to 0. Without opening it I can say that the value of the determinant is equal to 0. Okay, now the next is question property number 4. प्रॉपर्टी नंबर 4 says that, वो ये कहती है कि सपोज आपके पास एक रो ये है, दिस इज 4 5 6, दिस इज 7 8 9। आप इस डिटर्मिनेंट को ओपन करो, इसकी जो भी वैल्यू आएगी अगर आप रोज को इंटरचेंज कर देते हो तो दैट विल बी नेगेटिव ऑफ दिस। मतलब अगर मैं रो 2 को रो 1 बना देती हूँ और रो 1 को रो 2 बना देती हूँ तो अब अगर मैं खोलूंगी तो द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी चेंज। सपोज इस कंडीशन में मेरी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 10 आ रही है तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगी? -10। अगर मैं एक बार और इंटरचेंज कर दूं तो उस कंडीशन में फिर क्या हो जाएगा? -10, फिर क्या बन जाएगा? +10। मतलब आप जितनी बार रोज या फिर कॉलम को इंटरचेंज करोगे so the sign of the determinant will be changed. In that condition the sign of the determinant will be changed. Is there any doubt till this? चैट में लिख के बताओ यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टी डन। एनीवन एल्स? एक का ही अंगूठा आया अभी तक, बाकी तीनों को बाकियों को आ गया समझ में? ओके, नाउ द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज, थर्ड प्रॉपर्टी में फिर से एक्सप्लेन कर रही हूं कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर किसी डिटर्मिनेंट में दो रोज या फिर दो कॉलम बिल्कुल सेम आ जाए, जैसे 1 2 3 1 2 3, तो आपको डिटर्मिनेंट खोलने की जरूरत नहीं है। आप बिना खोले ही कह सकते हो कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 0।
because the row 1 is equal to row 2. Similarly, same thing will be applicable for column 1 and column 2. Now, the fifth property is, suppose this is A1 plus lambda 1, A2 plus lambda 2, and A3 plus lambda 3. This is this is B1, B2, and B3. This is C1, C2, and C3. If I want to split this determinant into the two determinants, I can. मतलब अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट करना चाहती हूँ तो मैं कर सकती हूँ. कैसे करूंगी? A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, और यहाँ पर प्लस का साइन लगाऊंगी, and this will be lambda 1, lambda 2, lambda 3. This is B1, B2, B3. ठीक है, इसको B3 लिख लो. B3, this is C1, C2 and C3. अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट करना चाहूं तो मैं इसको इजीली स्प्लिट कर सकती हूँ. अब कंफ्यूजन क्या आता है बच्चों को? इसमें बच्चों को कंफ्यूजन आता है कि मैडम आपने तोड़ के लिखा, हमने भी तोड़ के लिख दिया, बिल्कुल ठीक है. A1 प्लस लैम्डा 1 होना चाहिए, A2 प्लस लैम्डा 2 होना चाहिए और A3 प्लस लैम्डा 3 होना चाहिए. इन दोनों को जोड़ेंगे तो B1 प्लस B1 2B1 होना चाहिए. इन दोनों को जोड़े तो B2 प्लस B2 2B2 होना चाहिए. इन दोनों को जोड़े तो 2B3 होना चाहिए. बच्चे, डिटर्मिनेंट क्या होता है? दिस इज एसोसिएटेड विद द स्क्वायर मैट्रिक्स. कहाँ बताया आपको बिगिनिंग से कि दो डिटर्मिनेंट आपस में ऐड हो सकते हैं? दो डिटर्मिनेंट तो कभी आपस में जुड़ ही नहीं सकते. तो जो ये हमने तोड़ के लिखा, इसका सिंपल वर्ड्स में मतलब क्या है? इनका सिंपल वर्ड में मतलब है कि सपोज यू आर ओपनिंग दिस डिटर्मिनेंट, आप इस डिटर्मिनेंट को खोल रहे हो और इस डिटर्मिनेंट को खोल के इसकी वैल्यू आ रही है 10. तो हो सकता है इसकी वैल्यू 6 हो और इसकी वैल्यू 4 हो और जुड़ के कितनी हो जाए? 10. ठीक है, या फिर इसकी 7 हो, इसकी 3 हो, जुड़ के कितनी हो जाए आपके पास? 10. तो आपको क्या होगा कि आपके पास अगर किसी डिटर्मिनेंट में किसी रो या किसी कॉलम में दो से ज्यादा एलिमेंट भी जुड़ के लिखे जा रहे हैं, जोड़ के लिखे जा रहे हैं, तो आप चाहो तो उनको तोड़ सकते हो. दो या दो से ज्यादा डिटर्मिनेंट में आप उनको इजीली स्प्लिट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें. सो दीज आर द 5 प्रॉपर्टी. सबसे अच्छी प्रॉपर्टी कि किसी रो या किसी कॉलम में 0 आ जाए तो आप कह सकते हो कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0. दूसरी, कभी भी किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हमेशा सेम रहेगा. थर्ड, in a determinant, if any two rows or any two columns are identical, then we can say that the value of the determinant is equal to 0. Fourth, अगर किसी डिटर्मिनेंट में मैं कोई रो या फिर कोई कॉलम को एक्सचेंज कर दूं, एक बार एक्सचेंज करने से the sign of the determinant will be changed. और पांचवी प्रॉपर्टी, अगर किसी रो या फिर किसी कॉलम में ऐसे दो या दो से ज्यादा टर्म्स लिखे हुए हैं तो आप चाहो तो उनको स्प्लिट कर सकते हो. दो या दो से ज्यादा डिटर्मिनेंट में आप उनको स्प्लिट कर सकते हो. तो हैव यू अंडरस्टूड ऑल दिस? देख लो, समझ में आ गई है? और अगर आपको समझ में आ गई है बेटे तो एक काम करो, फटाफट इसको नोट कर लो. सिर्फ 2 मिनट दूंगी, देन वी विल एक्सरसाइज स्टार्ट द एक्सरसाइज 4.2. जिसको लिखना है लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, सो दैट वी कैन स्टार्ट द एक्सरसाइज 4.2. Now they are saying in the exercise, अब मैं एक्सरसाइज शुरू कर रही हूँ. ठीक है,
एक्सरसाइज में ये जो प्रॉपर्टी मैंने आपको सिखाई, ये सारी प्रॉपर्टी आपकी लगी, कोई भी प्रॉपर्टी कहीं भी लग सकती है। और कौन सी चीज लग सकती है, वो हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में सीखा था ना, रो वन गोज टू रो वन प्लस 2 टाइम्स रो टू, या कॉलम वन गोज टू कॉलम वन माइनस 3 टाइम्स कॉलम टू। वो सारे ऑपरेशन हमारे डिटर्मिनेंट में लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से वो सारे ऑपरेशन इसमें लगा सकते हो। अब जैसे ये क्या बोल रहे हैं कि विदाउट ओपनिंग द डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट खोले बिना, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट, यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ओके जी, देखते हैं कैसे हो सकता है। अब अगर मैं इसको और इसको ऐड कर दूं, कैसे करूंगी फिर, कॉलम वन गोज टू कॉलम वन प्लस कॉलम टू। मैं ये कह रही हूँ, मैं कॉलम वन में कॉलम टू जब ऐड कर रही हूँ तो मेरी ये वैल्यू आ रही है, तो क्या होगा, दिस विल बी x प्लस a, this is y plus b, this is z plus c, this will be a, this will be b, and this will be c, this is x plus a, this is y plus b, and this will be z plus c. Now the column 1 is equal to the column 3. You can observe that the column 1 is equal to column 3. पहला कॉलम तीसरे कॉलम के बराबर है, तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर दो कॉलम आपस में बराबर होंगे तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 0। इन दैट केस क्या होगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे, 0। अच्छा, अब एक बच्चा कहता है नहीं मैडम मुझे ये नहीं समझ में आया एग्जाम में, मुझे दूसरी चीज समझ में आई, मेरे को ये समझ में आया कि अगर मैं इसको इससे माइनस कर दूं, मतलब मैं, आप ये कह रहे हो मैं ये ऑपरेशन लगाऊंगा कि कॉलम 3 गोज टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 2, तो मैं x y और z लिखूंगा, यहाँ पर a b और c लिखूंगा, इसको इससे माइनस करूंगा तो यहाँ x y और z बचेगा। फिर मैं लिख दूंगा कि बिकॉज कॉलम 1 इज आइडेंटिकल टू कॉलम 3, और उस कंडीशन में मैं 0 लिखूंगा तो क्या मेरे मार्क्स कटेंगे, बिल्कुल नहीं कटेंगे। Why? Because both are using the correct property. दोनों में से कोई भी बच्चा गलत नहीं है अपनी जगह पे, ये भी सही बोल रहा है और ये भी सही बोल रहा है। तो whatever comes in your mind that should be appropriate, मतलब जो चीज आपके दिमाग में आ रही है बात सही होनी चाहिए, और नंबर कटने का सवाल बिल्कुल भी नहीं उठता। अगर आप सही तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। समझ में आया, मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। अगर ये चीज तुम लोगों को समझ में आ गई है तो चैट में लिख दो या थम्स अप कर दो, फिर मैं आगे बढ़ू। का फिर से समझाने की जरूरत तो नहीं है ना। चलो, अब हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन डन, इसको कॉपी कर लो, फिर सेकंड बताती हूँ। minus c, c minus a minus b, this will be c minus a, this will be a minus b, this will be b minus c, this is also equal to 0। ठीक है, अब इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी हमारी, 0 के इक्वल हमें प्रूव करनी है। हमने जितनी प्रॉपर्टी पढ़ी सारी प्रॉपर्टी लगाने के बाद, ठीक है, कोई बात नहीं, किया भी हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सुन लो, कोई दिक्कत नहीं होती दोबारा सुनने में। ठीक है, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है, हमें विदाउट ओपनिंग यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट वी हैव टू सॉल्व इट। अब कैसे करें सॉल्व, ऐसे करते हैं सॉल्व बेटे, ये a माइनस बी है, दिस इज b माइनस सी, दिस इज c माइनस a। ध्यान से देखो, अगर तीनों रोज जुड़ जाएं, मतलब r1 goes to r1 plus r2 plus r3, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि रो 1 में रो 2 और रो 3 को जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगी बात, और रो 1 में लिखा जाएगा, इसको इसके साथ जोड़ो, दिस प्लस एंड माइनस कैंसिल, ए और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, यहाँ आ गया 0। ठीक है, इसको मैं लिख के बताती हूँ, b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, देखो सब कट के ये भी 0, ये तीनों रोज जुड़ जाएंगे, c माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी,
ये भी कट जाएंगे, ये भी 0 आ जाएगा, ठीक है। बाकी सब कुछ एज सच लिख दो, c माइनस ए माइनस बी, दिस विल बी c माइनस ए माइनस बी, दिस विल बी b माइनस सी। अभी पढ़ा था ना हमने प्रॉपर्टी में कि अगर कोई एक रो में तीनों एलिमेंट 0 आ गए तो देयर इज नो नीड टू ओपन द डिटर्मिनेंट, आपको डिटर्मिनेंट खोलने की जरूरत नहीं है। आप बिना डिटर्मिनेंट खोले कह सकते हो कि द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। इज देयर एनी डाउट? बताओ भाई, कोई डाउट है? है कि नहीं है? ओके जी, एक का तो आगे जवाब नहीं है, बाकी बताओ, बाकियों को डाउट है? हम्म, और भी बोलो। नहीं है तो लिख लो। फिर मैं अगला कराऊंगी। कॉपी कर लो इसको। Now question number 3 is 2, 3, 5, 7, 8, 9, 65, 75 and 86. कह रहे हैं without opening it, you also again tell this the value of this is equal to 0. वो कह रहे हैं खोलो मत, अभी भी मत खोलो, सिर्फ बताओ कि इसकी वैल्यू 0 कैसे हो सकती है। तो 0 तो बेटे हमने दो ही कंडीशन में पढ़ी है। पहला कंडीशन तो हमने ये पढ़ा है 0 आने का कि अगर किसी एक रो में या फिर किसी एक कॉलम में तीनों एलिमेंट 0 हो गए तो वो क्या हो जाएगा 0। दूसरी चीज हमने ये पढ़ा है कि अगर दो रोज या फिर दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए तो तब हो जाएगा 0। अब इसमें देखते हैं कोई जुगाड़ ऐसी हो सकती है जिससे कि दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल बन जाएं। 7 9s are 63, 63 plus 2 65, 8 9s are 72, 72 plus 3 75, 9 9s are 81, 81 plus 5 86। तो लिखा कैसे जाए? ऐसे लिखेंगे, देखो इसको, कॉलम 1 goes to कॉलम 1 plus 9 times कॉलम 2। अगर मैं कॉलम 2 में 9 मल्टीप्लाई कर दूं और जाके कॉलम 1 के साथ ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 9 7s are 63, 63 plus 2 is 65, this will be 75, this will be 86। ये बीच में 7 8 9 को तो ऐसे ही चिपका के रखेंगे, this will be 65, 75 and 86। अब देखो जरा, कॉलम 1 किसके बराबर हो गया? कॉलम 3 के बराबर। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में दो कॉलम बराबर हो गए तो बिना खोले बोल दो कि द वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप उसको बिना ओपन किए बोल सकते हो कि द वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। लिख लो इसको, लिखो, देन आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर मैं बताऊंगी उसके अगला वाला।
लो जी, वो कहते हैं विदाउट ओपनिंग इट अगेन यू टेल द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। उन्होंने क्या किया बेटे क्वेश्चन में, उन्होंने ऐसे लिखा है बी ए प्लस सी, मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया उसको, ए बी प्लस बी सी लिख दिया, इसको बी सी प्लस सी ए लिख दिया, इसको सी ए प्लस ए बी लिख दिया। अब मुझे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 प्रूव करनी है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको और इसको ऐड करूंगी। आप देखो ए बी बी सी, और यहाँ से मैंने बड़ लिखा है क्या, हाँ ये ए सी होना चाहिए, दिस विल बी ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ पर अपना हो गया सेकेंड वाला बी सी, ये बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी, ठीक है, ये होगा अपना बी सी, ये हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो कैसे लिखेंगे, कॉलम 3 गोज टू कॉलम 3 प्लस कॉलम 2, मतलब वो कह रहे हैं कि कॉलम 3 में कॉलम 2 को ऐड कर दो, करते हैं 1 1 1 लिखा, इसको बी सी लिख दिया, इसको सी ए लिख दिया, इसको ए बी लिख दिया, इनको जोड़ा तो ये आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये भी जोड़ा तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये भी जोड़ा तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब जब मैंने इसको जोड़ दिया तो आप देखो तीनों एलिमेंट जो कॉलम 3 के थे सेम आ गए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी। मैंने इसको ले लिया कॉमन वहां, ये हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहाँ बच गया 1 1 1, ये बच गया बी सी, ये बच गया सी ए, ये बच गया ए बी, दिस इज ऑल्सो 1 1 1। नाउ सी कॉलम 1 इज इक्वल टू द कॉलम 3, कॉलम 1 जो है वो कॉलम 3 के बराबर है, और जब कॉलम 1 कॉलम 3 के बराबर है तो आई कैन से दैट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 0। जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई बेटे, 0 के इक्वल आ गई। बताओ कोई प्रॉब्लम है, यहां तक समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4। जल्दी बताओ, एक का अंगूठा आ गया, बाकियों का अंगूठा कहाँ है? इसका भी आ गया भाई। ठीक है, मतलब मैं मान के चल रही हूँ कि आपको 4 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं, कहीं पर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 5th क्वेश्चन में आपको होमवर्क देती हूँ, 5th और 6th। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझाती हूँ, ठीक है, उसके बाद आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करेंगे, कल उसके आगे करेंगे। आप लोग ये चीज अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार अगर आपको समझ में आ गए ना देन देयर इज नो प्रॉब्लम, फिर करने में दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो, इसको प्रूव करना है 4a² b² c²। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो a is common in row 1, b is common in row 2 and c is common in row 3। पहली रो में a कॉमन है, दूसरी रो में b कॉमन है, और तीसरी रो में क्या कॉमन है, c। ले ले बात, तो ले लिया, ले लिया तो ऐसे लिखा, यहाँ से a बाहर चला गया, ये माइनस a बन गया, ये b बन गया, ये c बन गया। ठीक है, यहाँ से b बाहर चला गया तो ये a हो गया, ये माइनस b हो गया, और ये आपका c हो गया। यहाँ से c बाहर चला गया तो ये a हो गया, ये b हो गया, और ये माइनस। ठीक है, अब वो कहते हैं हमने तो कॉमन ले लिया भाई, रो 1 से कॉमन ले लिया, नाउ रो 2 से ले लिया, रो 3 से ले। सी केयरफुली, कॉलम 1 में a कॉमन दिख रहा है, कॉलम 2 में b कॉमन दिख रहा है, कॉलम 3 में c कॉमन दिख रहा है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि हम जब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते थे तो रो से करते थे तो रो से ही करते थे, कॉलम से करते थे तो कॉलम से ही करते थे। प्रॉपर्टीज में वी आर फ्री, प्रॉपर्टी में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें जहां रो लगाना है हम रो लगाएंगे, जहां कॉलम लगाना है हम कॉलम लगाएंगे। तो मैं पहली रो कॉलम से a कॉमन ले लूंगी, दूसरे कॉलम से b कॉमन ले लूंगी, और तीसरे कॉलम से c कॉमन। मैं ले लिया a² b² एंड c², बचा क्या, -1 1 और 1 1 -1 1 1 1 और माइनस। ओके जी, खोल दें डिटर्मिनेंट में, अभी भी मत खोलो, क्योंकि अगर आप डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करोगे तो अभी आपको पूरे रो 1 में सारे एलिमेंट दिख रहे हैं, अभी एक्सपैंड करने से फायदा नहीं होगा। फायदा कैसे होगा,
मैं इन दो रोज को अगर ऐड कर दूं तो रो 1 गोज टू रो 1 प्लस रो 2। आप डिटर्मिनेंट के अंदर जितना ज्यादा आप डिटर्मिनेंट के अंदर जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी लगाओगे आपको उसके बाद उतनी ही आसानी रहेगी। कैसे? जैसे कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इनको जोड़ा तो 1 माइनस 1 0, दिस इज ऑल्सो 0, ये 2 बन गया, 1 माइनस 1 1 1 1 और माइनस। अब बेटे देखो रो 1 में दो एलिमेंट तो 0 हो गए, तीसरा एलिमेंट क्या बचा 2, तो मैं अब इसको रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करूंगी। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को तो मैंने ऐसे ही लिखा, इन दो एलिमेंट्स को मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि 0 से कोई चीज मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगी। मैं लिखूंगी सिर्फ 2, 2 के साथ का रो और कॉलम छुपा दूंगी एंड दिस विल बी 1 माइनस 1 1 एंड 1। अब इसके बाद में इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी माइनस इसको इससे, दिस विल बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2 तो ढाई 1 1 सा 1 माइनस और माइनस प्लस 1, तो ये बन गया 2, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर।